हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शाक्या और आज है 22 मई और आज के करंट अफेयर टॉपिक्स आपके सामने हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जियो टेक्सटाइल और कोरियोलिस फोर्स। ये जियोग्राफी यानी कि भूगोल से रिलेटेड टॉपिक है और बाकी दोनों टॉपिक्स आपके, एक तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, सोशलिज्म से रिलेटेड है, बेसिकली किसानों की आय दोगुनी करने से रिलेटेड है, और दूसरा है जियो टेक्सटाइल्स, ये सड़क निर्माण में जो इस्तेमाल किया जाएगा। अब आपने जो देखा होगा, जो नारियल होता है, नारियल का जो छिलका होता है जिससे रस्सियाँ बनाई जाती हैं, उसका इस्तेमाल होगा अब सड़क बनाने में। ठीक है, तो इन्हीं सब के बारे में हम थोड़ा डिटेल से देखते हैं क्या है ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है। सपोज़ करो कि मेरे पास एक कंपनी है, मैं एक कंपनी का मालिक हूँ जिसमें मैं टमाटो केचप बनाता हूँ। जो टमाटो सॉस देखा है आपने, वो बनाता हूँ। तो अगर मैं टमाटो सॉस बनाता हूँ तो मुझे कच्चे माल की तरह कौन सी चीज़ चाहिए? टमाटर चाहिए। मैं टमाटो सॉस बनाने की कंपनी खोले बैठा हूँ तो मुझे टमाटर ही तो चाहिए। अब टमाटर या तो ये हो सकता है कि मैं ख़रीद के लाऊं और उसके बाद क्या करूं कि उस टमाटर को बनाऊं, अपने आप प्रोसेस करूं। ठीक है, वहाँ से टमाटर लाए, कितना सड़ गया, हमारे वहाँ तक आया, क्या नाम है, फैक्ट्री तक आया, कितना टमाटर सड़ गया, कितना बच गया पता नहीं। ठीक है, नुकसान भी हो जाता है कई बार। ठीक है, अब हुआ क्या कि अगर मुझे इसमें कोई भागीदार मिल जाए, एक ऐसा किसान जो मेरे लिए टमाटर पैदा करे, ठीक है, तो मैं उसको क्या करूँगा कि टमाटर के पैसे मैं उसको शुरू में दे दूँगा, 10,000 12,000 जितने देने थे। सपोज़ करो कि 10,000 रुपये देने थे मुझे उसे, मैंने उसको 10,000 रुपये दे दिए उधार में कि तुम टमाटर पैदा करो 10,000 रुपये के। अब वो मेरे लिए टमाटर पैदा करेगा 10,000 रुपये के, और वो टमाटर जब पैदा हो जाएंगे तो वो मुझे देगा, जिससे कि मैं अपनी फैक्ट्री में टमाटो केचप बना सकूँ या टमाटो सॉस बना सकूँ। उसके लिए मैं फैक्ट्री भी क्या करूँगा, उसके गाँव के खेत के पास कहीं लगा लेता हूँ। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे गांव में एक तो रोज़गार के लिए कुछ लोगों को मौका मिल जाएगा। जो टमाटो सॉस बनाएंगे वहाँ पर, जो टमाटो सॉस बनाने के लिए मुझे मज़दूर भी चाहिए, तो गांव से मुझे मिल जाएंगे और उन्हें नौकरी मिल जाएगी, मुझे मज़दूर मिल जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा जो किसान होगा उसको भी एक काम मिल जाएगा टमाटर पैदा करने का, तो वो टमाटर पैदा कर रहा है। अब 10,000 रुपये मैंने उसको उधार दिए, 10,000 रुपये के टमाटर उसने जो है उगाए, उगाने के बाद उसने वो सारे टमाटर मुझे दिए, जिससे मैं क्या बना रहा हूँ, टमाटो सॉस बना रहा हूँ। जब मैं टमाटो सॉस बनाता हूँ तो एक डिब्बे में अंत में उसको पैक करता हूँ टमाटो सॉस को। ठीक है, अब ये जब 10,000 रुपये के टमाटर से जितने मैंने टमाटो सॉस बनाया, उसकी कीमत जा कर के मेरी करीब पहुँची 30,000, क्योंकि उसमें मैंने कीमत ऐड की है, उसमें वैल्यू ऐड की है, उसमें मैंने पानी लगाया है, प्रोसेसिंग की है, केमिकल डाला है, डब्बे लेके आया हूँ जिसमें उसको पैक करूँगा। ठीक है, और फिर अपना फ़ायदा भी कुछ निकालना है तो उसमें उसको भी जोड़ करके मैंने क्या किया, 30,000 रुपये तक का मान लो टमाटर का सॉस बनाया, टमाटो सॉस बना दिया 10,000 से 30,000 का। अब क्या होगा, किसान को जो मैंने 10,000 उधार दिए थे वो कैसे चुकता होंगे, वो इसी तरह चुकता होंगे, ये टमाटो सॉस को बेच बेच के। मैं ये टमाटो सॉस बेचता जाऊँगा और जब मेरे 10,000 रुपये के टमाटो सॉस बिक जाएंगे, ठीक है, 10,000 तक बिक गए, तब तक का कुछ भी उसमें हम फ़ायदा किसान को नहीं देने वाला। मैं क्या करूँगा, 10,000 रुपये तक के टमाटर बिकने दूँगा, टमाटो सॉस बिकने दूँगा। उसके बाद क्या होगा, जब टमाटो सॉस 10,000 रुपये के बिक गए, उसके बाद जब बाकी के 20,000 के बिकेंगे तो उन 20,000 में से कुछ हिस्सा मैं रख लूँगा, कुछ हिस्सा किसान को दे दूँगा। ठीक है, किसान को, और कुछ मेरा हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा और किसान दोनों के बीच में वो फ़ायदा आधा आधा बढ़ जाएगा, और उसको जो मैंने उधार दिया था वो भी क्या हो गया, उसी से चुकता हो गया जो मैंने टोमेटो सॉस बनाया। ठीक है, उसको बेचा और उससे ही उधार चुकता हो गया, क्योंकि वो किसान ने मेरे लिए पैदा किया था। ठीक है, उसके ऊपर मैंने अपनी प्रोसेसिंग की थी, तो बाद में जब मैं उसको फ़ायदा शेयर करूँगा तो मेरी प्रोसेसिंग, मेरा बिजली पानी जो कुछ मैंने लगाया वो सब काट के ही हम अपना फ़ायदा आपस में बांट लेंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि किसान की, अगर कोई किसान है, उसको अगर जैसे हम उधार देते थे और उसका उधार वो चुकता नहीं कर पाता था, तो उसकी ज़मीन बेचने की या उसकी लोन पे रखने की, उसका लोन कह रहा हूँ, उसकी जो है क्या कहते हैं उसको, मॉर्टगेज इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में शायद कुछ और कहते हैं, गिरवी रखना। तो गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको बेचना नहीं पड़ेगा, उसको बेच करके मैं नहीं निकालूंगा। और सरकार ने इस चीज़ का ध्यान रखा है कि कहीं किसानों का शोषण ना हो, इस वजह से उन्होंने इस चीज़ को किनारे रखा है कि कोई भी ज़मीन बेची नहीं जाएगी किसी भी तरीके से। ज़मीन का कोई भी हिस्सा जो व्यापारी है, जैसे मैं हूँ, मेरे किसी भाई को, मेरे किसी रिश्तेदार को या मेरे किसी एजेंट को भी वो किसान बेच नहीं सकता। हालांकि बेईमानी इंडिया में बहुत ज़बरदस्त तरीके से चलती है, यहाँ पे बड़े बड़े महान बेईमान हैं, जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं आगे के बेईमान हैं, और वो कोई ना कोई तरीका निकाल लेते हैं शोषण करने का, अपना फ़ायदा कमाने के लिए। इसी में दिमाग हमारा बहुत तेज चलता है। ठीक है, जिस दिन सही दिशा में चलने लगेगा उसी दिन सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन चलता उल्टी दिशा में है। तो
तो कुछ ना कुछ निकाल लेंगे। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान आने से भी, अब देखो कितना आते हैं कितना नहीं आते हैं वो बात अलग है, लेकिन ये किसानों के लिए बड़ा अच्छा सौदा है अगर इसमें अच्छे से रेगुलेशन किया जाए, ठीक है। और इसके रेगुलेशन का जो कानून है, अब जब भाई कोई कॉन्ट्रैक्ट आएगा, अगर सरकार ने कुछ बनाया है तो कुछ कानून भी बनाएगी। एक होती है पॉलिसी, एक होता है कानून। तो इसके लिए बना कानून, क्योंकि अगर कानून तोड़ते हो तो सज़ा मिलती है, लेकिन पॉलिसी के केस में क्या होता है, आपसे कुछ अधिकार छीन लिए जाते हैं। जैसे अगर कोई कंपनी की पॉलिसी तोड़ता है तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है, लेकिन उसको जेल नहीं डाला जाता जब तक कि पॉलिसी के साथ साथ, जब तक कि पॉलिसी किसी ऐसी चीज़ के लिए बनाई गई हो कि कोई कानून ना तोड़े। किसी कानून को न तोड़ने वाली पॉलिसी अगर बनाई गई हो किसी कंपनी में और वो पॉलिसी तोड़ दे तो सज़ा हो सकती है उस बंदे को। लेकिन अगर कंपनी की अपनी कोई पॉलिसी है, उसको कोई तोड़ता है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी नौकरी जाती है, ठीक है। दूसरी नौकरी उसको मिलती है नहीं तो कोई बात नहीं मिलती है कई बार। लेकिन जब हम बात करते हैं कि अगर कोई पॉलिसी तोड़ेगा, कोई नियम तोड़ेगा तो सज़ा भी देनी होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्ट कहते हैं। तो पॉलिसी और एक्ट में यही अंतर होता है, ठीक है। एक्ट मतलब आपको जेल में जाना पड़ेगा अगर आपने कुछ वो किया तो इस तरह की कोई भी गलती अगर करता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोई भी स्पॉन्सर, तो उसको क्या किया जाएगा, सज़ा मिलेगी, ठीक है। तो ये है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की कुछ शर्तें। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किससे चलती है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जो मैंने बताया ना एक्ट की बात की, तो इसका एक्ट अंग्रेजों के ज़माने का बनाया हुआ है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। 1872 का ये नियम है, ये याद रखिएगा। और अभी न्यूज़ में ये इसलिए है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, क्योंकि उड़ीसा जो स्टेट है उसने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अपने यहाँ अप्लाई कर दिया है, लागू कर दिया है कि जो किसान चाहें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भाग ले सकते हैं। और कोई भी आदमी जो इस तरह की चीज़ें करना चाहता है, टमाटर उगाना चाहता है, टमाटो केचप की फैक्ट्री लगाना चाहता है, टोमेटो केचप हुआ, बिस्किट हुआ, ये सब क्या है, ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री किसको कहते हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री उसको कहते हैं जो ज़मीन से निकले हुए अनाज को प्रोसेस करके कुछ नया जो है प्रोडक्ट बनाती है। जैसे बिस्किट है, बनता तो आटे से है ना, तो बिस्किट क्या है, फूड प्रोसेसिंग प्रोडक्ट है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का है, जिसको हिंदी में कहते हैं खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है। ये खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ होती हैं जो टोमेटो सॉस बनाती हैं या टोमेटो केचप बनाती हैं या बिस्किट बनाती हैं। क्यों, क्योंकि जो कच्चा अनाज होता है, जो अनाज आता है, उसको प्रोसेस करके, उसको काट छाट के, उसमें सफाई ढुलाई करके अपने हिसाब से उसमें नमक चीनी मिला करके कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं, बिस्किट बना दिया, सॉस बना दिया, तो इसको क्या कहते हैं, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ या फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स इंग्लिश में कहते हैं। तो ये इतना याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। इस पर लिखने को आ सकता है, इंटरव्यू में कई बार कोई पूछ सकता है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से फ़ायदे क्या हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कि वाकई में फ़ायदा देगा, या वाकई में इसमें और रेगुलेशन की ज़रूरत है, या फिर किसानों के लिए ये घाटे का सौदा भी हो सकती है, या सबके लिए फ़ायदे का सौदा हो सकती है। आपके क्या विचार हैं, रिटर्न में भी आ सकता है और आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। और उसमें तो पूछा ही जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, जहाँ गोले काले करते हो कि कौन सा राज्य है जिसने अभी हाल में ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को साइन किया है, तो वो उड़ीसा है, इसको याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा है जियो टेक्सटाइल, ये छोटा सा टॉपिक है। जियो टेक्सटाइल का मतलब है कि ऐसी चीज़ जो कि ज़मीन से निकली है, उससे हम कोई जो है टेक्सटाइल वाला सामान बनाएंगे, यानी उससे कुछ रस्सी बना ली, कुछ ऐसा बना लिया जो कि हमारे इस्तेमाल आ सके किसी तरीके से। तो अब जियो टेक्सटाइल का यूज़ किस में हो रहा है, सड़क बनाने में होगा। और किसका इस्तेमाल होगा, कोकोनट हस्क, जो नारियल की खोई देखी है आपने, जो ऊपर रहती है, जिसको आप छील के निकाल देते हो, ये बहुत ही उपजाऊ चीज़ होती है, बहुत अच्छी चीज़ होती है। अगर इसको आप झाड़ करके अगर खेतों में फैला दो तो खेतों का उपजाऊपन बढ़ा देती है, ठीक है। तो नारियल जहाँ पे ज़्यादा होता है उन जगहों पे गांव की सड़कें बनाने के लिए अब क्या किया जाएगा, इसी कोकोनट हस्क का इस्तेमाल किया जाएगा। सड़क बनाने वाले सामान में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ज़मीन में नीचे पहले इसको बिछाया जाएगा, उसके ऊपर सड़क बनाई जाएगी। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा होगा कि ये सड़ती गलती नहीं है इतनी जल्दी से, और जब इसका डिकम्पोजिशन होता है, जब लास्ट में ये ख़त्म होती है या मिल जाती है ज़मीन में, तो उस ज़मीन को उपजाऊ बना देती है, ठीक है। तो गांव में जो सड़कें बनेंगी उसमें इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और साथ में क्या है कि अगर पानी वानी इसमें जाता है तो पानी को सोखने की क्षमता रखती है, बहुत जल्दी वो फूल के ख़त्म नहीं होगी चीज़ें, ठीक है। सोख करके उसको फैला देने की जो है क्षमता रखती हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। और साथ में अगर सड़कों के किनारे इस चीज़ को इस्तेमाल किया जाएगा तो अगर पानी ज़्यादा आता है तो उस पानी को सोख करके ये आगे बढ़ने से भी रोक देंगी। तो इसलिए जियो टेक्सटाइल का इस्तेमाल किया जाएगा। उसमें क्या इस्तेमाल किया जाएगा, कोकोनट हस्क का, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। किस योजना के तहत, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो भी सड़कें बनेंगी जो कि गांव में बनेंगी, गांव में बनने वाली सड़कें, एक तो रूरल है और एक है अर्बन। अर्बन का मतलब होता है शहरी, रूरल का मतलब होता है ग्रामीण। तो ग्रामीण सड़कें जो बनेंगी उसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण, ठीक है, PMGSY ग्रामीण
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण, वहाँ पे जो सड़कें बनाई जाएंगी उसमें इस कोकोनट हस्क यानी कि कोकोनट की खोई का इस्तेमाल किया जाएगा। जो ऊपर जो छिलका होता है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। गाँव में अक्सर देखा होगा, उससे बर्तनें भी मांजती हैं औरतें, ठीक है, तो उसी का इस्तेमाल किया जाएगा। अब तीसरा टॉपिक है कोरियोलिस फोर्स। इसका इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये हवा के चलने की दिशा को परिवर्तित करता है हमारे धरती पर, ठीक है। अभी हाल में ही साइक्लोन वगैरह आया हुआ है, तो इससे रिलेटेड या इससे जुड़ी हुई बातें पूछी जा सकती हैं कि कोरियोलिस फोर्स या कोरियोलिस बल होता क्या है, ठीक है। तो कोरियोलिस बल के बारे में पूछा जा सकता है। इससे पहले कि हम इसको समझें, पहले जरा अर्थ का मैं थोड़ा सा शेप बना देता हूँ। ये रही अर्थ हमारी, ये रहा हमारी भूमध्य रेखा, बिल्कुल बीच से जो निकलती है, इक्वेटर जिसको कहते हैं, ठीक है। इक्वेटर यहाँ से निकली है, इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और इसको क्या कहते हैं, साउदर्न हेमिस्फेयर यानी दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अब एक नियम होता है फेरल का नियम, ठीक है, ये भी याद रखिए, फेरल का नियम, FERREL, फेरल्स लॉ, ठीक है। तो फेरल का एक नियम होता है, वो नियम ये कहता है कि अगर आप यहाँ खड़े हैं उत्तरी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहीं पर भी खड़े हैं, तो अगर हवा आ रही है, ठीक है, आप इस तरह खड़े हैं कि हवा आपके पीछे से आ रही है, आप इस तरह से खड़े हो जाइए उत्तरी गोलार्ध में कहीं पर भी कि हवा आपके पीछे से आए, तो वो हवा क्या करेगी, अगर पीछे से आ रही है तो वो क्या करेगी कि आपको दाईं ओर मोड़ देगी, मतलब हवा आपको अपने दाईं ओर महसूस होगी। यानी पीछे अगर खड़े होते हैं तो पीछे से अगर हवा आती है हमारे, तो क्या होगा, हमें अपने दाएं हाथ पे थोड़ा प्रेशर महसूस होगा कि हाँ कोई चीज़ है जो हमारे दाएं हाथ को आगे फेंक रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि उत्तरी गोलार्ध में जब भी हवा चलती है तो वो अपने किस तरफ मुड़ती है, दाईं तरफ मुड़ जाती है, जिस दिशा में चल रही होती है उस दिशा में दाईं तरफ मुड़ जाती है, ठीक है। और अगर आप यहाँ खड़े हैं दक्षिणी गोलार्ध में, तो यहाँ पर क्या होता है, हवा अपने बाईं तरफ मुड़ जाती है। अगर आप पीठ करके खड़े हैं दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में एक देश है पूरा, वो देश अकेला दक्षिणी गोलार्ध में, उसके अलावा कोई देश दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है। उस देश का नाम पता है आपको? उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से साउदर्न हेमिस्फीयर में है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है बिल्कुल नहीं है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ना होने की वजह से और साउदर्न हेमिस्फीयर में होने की वजह से अगर आप ऑस्ट्रेलिया में कहीं पर भी खड़े होते हैं, इस तरीके से खड़े होते हैं कि आपके पीछे से हवा आ रही है, तो आपको अपने बाएं हाथ पे फोर्स महसूस होगा, आपको अपने बाएं हाथ पे बल महसूस होगा। यानी अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में खड़े हैं तो दाएं हाथ पर हवा अपने दाईं ओर मुड़ जाएगी, जिस दिशा में चल रही है उससे दाईं ओर, और अगर आप साउदर्न हेमिस्फीयर में खड़े हैं तो हवा जिस दिशा में चल रही है उससे बाईं ओर मुड़ जाएगी। इसी रूल को क्या कहते हैं, फेरल्स रूल या फेरल्स लॉ, इसको फेरल का नियम कहते हैं। और जिसके कारण ये होता है, जिस फोर्स के कारण ये होता है, उस फोर्स को कहा गया कोरियोलिस फोर्स। और ये फोर्स किस वजह से लगता है, अर्थ जो मूवमेंट कर रही है, यहाँ से यहाँ घूम रही है, ईस्ट वेस्ट से ईस्ट की ओर घूम रही है, मतलब ऐसे करके ऐसे घूम रही है, ऐसे चक्कर लगा रही है, ठीक है, ऐसे चक्कर लगा रही है, लगातार चक्कर लगाई जा रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है। तो इसकी वजह से ये फोर्स होती है, ये हवा जो है इस तरीके से घूमती है, ठीक है। तो अब ये भी है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपने बाईं तरफ दाईं तरफ ही जाएगी, लेकिन इसकी दिशा, जो हवाओं की दिशा होती है ना, वो हर जगह अलग अलग हो जाती है। घूमेगी तो दाईं ओर ही, चाहे आप कहीं भी खड़े हो। सिंपल सा नियम ये है कि अगर पीछे से हवा आ रही है तो दाईं ओर आपके फोर्स लगेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और यहाँ पे लगेगा बाईं ओर। अब इसमें होता क्या है, अर्थ के ऊपर, अर्थ पे अलग अलग प्रेशर बेल्ट्स हैं, ठीक है। प्रेशर बेल्ट्स अर्थ पे अलग अलग हैं, यानी वायुदाब पेटियाँ, वायुदाब पेटियाँ यानी प्रेशर बेल्ट्स, एयर प्रेशर बेल्ट्स। अब आप यहाँ पर देखो, ये रहा इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा बनाता हूँ तब मज़ा आएगा समझने में। ये यहाँ थोड़ा बनाता हूँ जहाँ उसकी रोशनी नहीं पड़ रही होगी ट्यूबलाइट की, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये बनाया मैंने अर्थ, ये रहा इक्वेटर, ठीक है, ये रहा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये रहा साउदर्न हेमिस्फीयर। अब आप देखो, ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, इस जगह पे जो इक्वेटर है, यहाँ पे साल भर धूप पड़ती है, गर्मी पड़ती है। जहाँ पर गर्मी पड़ती है वहाँ पे क्या होते हैं, जो एटम्स होते हैं वो दूर दूर हो जाते हैं, जो हवा के मॉलिक्यूल्स हैं, एयर मॉलिक्यूल्स हैं, वो दूर दूर हो जाएंगे, क्योंकि गर्मी बढ़ने से चीज़ें फैलती हैं।
तो एयर मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं। जब ये एयर मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है, इतनी जगह में प्रेशर कम रहता है। कहाँ पे, इक्वेटर के पास, ठीक है। इक्वेटर से 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे यहाँ पे प्रेशर बहुत कम रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, इसकी वजह से यहाँ पे हवा गर्म होती है, ऊपर उठती है और उसके बीच में काफ़ी जगह बन जाती है। क्यों? क्योंकि गर्म हवा है। अब अगर कोई चीज़ दूर दूर फैली हुई है तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। जब चीज़ें नज़दीक हों तो क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है। भाई जो आटे की बोरी है, चावल की बोरी है, उसमें कम चावल रखे हों तो उसमें दबाव कम महसूस होगा, लेकिन पूरी बोरी को ही भर दिया जाए टाइट करके तो दबाव पूरी बोरी की दीवारों पर क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। ठीक है, ऐसा लगेगा कि जो दाने हैं वो बाहर निकलने को बेकरार हैं। ठीक है, तो यही प्रेशर का फंडा है। जहाँ पर एटम्स नज़दीक आ रहे हैं वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो गया है। जैसे ठंडी होती है तो मॉलिक्यूल्स नज़दीक आएंगे, तो यहाँ पर जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे मॉलिक्यूल्स दूर होंगे और प्रेशर क्या होगा, कम होगा। लेकिन जब हम पोल्स की बात करते हैं तो पोल्स पे क्या होगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ बहुत ठंड है। ठीक है, यहाँ पे हाई प्रेशर है। ठीक है, अब होता क्या है, ये तो लो प्रेशर है। इस लो प्रेशर के ऊपर जब हम आते हैं तो यहाँ पर क्या है, एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है, कैप्रिकॉन नीचे है, साउदर्न हेमिस्फीयर में कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। कर्क रेखा, मकर रेखा हिंदी में जिसको कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन भोपाल से गुजरती है, गुजरात से भी गुजरती है, गांधीनगर से। ठीक है, रांची से भी गुजरती है। ये जो होती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, रांची इसी के ऊपर है। ठीक है, भोपाल इसके नीचे है, गुजरात में जो अहमदाबाद है इसके ऊपर है। तो ये पूछा जाता है कई बार कि कौन कौन सी जगह कहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो होती है, यहाँ पर गर्मी क्या होती है, यहाँ से कम होती है थोड़ी सी। जब यहाँ पे कम होती है तो ये लो प्रेशर बेल्ट हो जाता है और ये थोड़ा सा हाई प्रेशर बेल्ट हो जाता है। ठीक है, इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा हाई प्रेशर बेल्ट हो जाता है। अगर ये हाई प्रेशर बेल्ट है और ये लो प्रेशर बेल्ट है तो हवा किधर से किधर चलेगी, जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है वो कम प्रेशर वाले को ऑब्वियसली धक्का देगा। तो जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है वहीं से हवा किधर की ओर चलने लगेगी, नीचे की ओर चलने लगेगी, कम प्रेशर वाले एरिया में। इसीलिए जहाँ प्रेशर कम होता है वहीं पे आंधी तूफान आने लगते हैं। ठीक है, लेकिन क्या ये ऐसे चलेगी, ऐसे नहीं चलेगी। बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स, जो मैंने अभी बताया, कोरियोलिस फोर्स, ये क्या करेगी, ऐसे चलेगी, घूम जाएगी अपने कहाँ, दाईं ओर। ठीक है, अपने दाईं ओर घूम जाएगी, ये होगा। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ा और ऊपर। एक तो यहाँ पे प्रेशर बेल्ट हो गई, दूसरी प्रेशर बेल्ट यहाँ पे हो गई, तीसरी प्रेशर बेल्ट यहाँ पर भी एक होती है जो हमारा पोल है उससे थोड़ा नीचे। ठीक है, ये प्रेशर बेल्ट क्या होती है, ये हमारी क्या है, हाई प्रेशर बेल्ट है। ठीक है, ये वाली हाई प्रेशर है। अब ऊपर जाने पे तो ठंड बढ़ रही है, लेकिन ये प्रेशर बेल्ट पता है ये होती है लो प्रेशर बेल्ट। यहाँ पे लो प्रेशर रहता है। उसका रीज़न ये है कि जब हम ऊपर थोड़ा सा जाते हैं, ठीक है, जब ऊपर थोड़ा सा जाने लगते हैं तो होता क्या है कि यहाँ पे जो अर्थ घूम रही है ना, तो इस जगह पर क्या होता है कि जो बर्फ़ है, जो घूमने की वजह से जो फोर्स पड़ता है, यहाँ पे जो बर्फ़ जमी होती है या जो भी इसका जो एरिया होता है, ये पूरी तरीके से बर्फीला नहीं होता। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बर्फ़ है और थोड़ी सी ज़मीन है वहाँ पे। ठीक है, और कुछ जगहों पे पूरी बर्फ़ है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि बर्फ़ यहाँ से छिटकती रहती है, मतलब वैसे नहीं दिखाई देगी। उसका जो इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट पे कुछ ऐसा होता है कि वो उस जो ऊष्मा होती है, बर्फ़ की जो ऊष्मा होती है वहाँ पे थोड़ी सी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बर्फ़ हटने से ऊष्मा जो होती है, गुप्त ऊष्मा जिसको कहते हैं, वो थोड़ी बढ़ती है।